नमस्कार मित्रों, खबरों के अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं दो खबरों की चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है। रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से भी आप देख पाएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा चुनाव आयोग की कल होने वाली बैठक को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और उस चर्चा में कई राजनीतिक मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो कल बैठक करने जा रहा है वो बैठक है आरवीएम को लेकर। आरवीएम का मतलब रिमोट वोटिंग मशीन। अभी ईवीएम का विवाद खत्म नहीं हुआ है, ईवीएम को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए हैं। मायावती ने भी कल एक बार फिर से इस सवाल को बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन बावजूद इसके आरवीएम को लेकर चर्चा शुरू हुई है और चुनाव आयोग ने इसको लेकर सभी दलों की एक बैठक बुलाई है दिल्ली में। और चुनाव आयोग की इस बैठक से पहले भी एक राजनीतिक रंग सामने आया है। कांग्रेस ने इस बारे में आरवीएम पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कई सारे दलों ने हिस्सा नहीं लिया। जैसे तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऐसे ही ढेर सारे दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अधिकतर दलों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। हालांकि एनसीपी ने और समाजवादी पार्टी ने अपनी राय आरवीएम को लेकर कांग्रेस को बता दिया है। कांग्रेस का इरादा यह था कि सभी विपक्षी दल मिलकर इसका विरोध करें और इस व्यवस्था को लागू नहीं होने दें, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर आरवीएम व्यवस्था लागू होती है, यानी रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 2024 के चुनाव में किया जाता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि वो इसके लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तब होगा जब कोई मतदाता अपने बूथ तक नहीं पहुंच पाएगा। वो अपने घर से या वो जहां पे काम कर रहा है वहीं से वोटिंग मशीन के जरिए अपना वोट दर्ज करा सकता है। लेकिन इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल है। सवाल पारदर्शिता पर भी उठ रहे हैं और गोपनीयता को लेकर भी। पारदर्शिता ये कि क्या ये वोटिंग मशीन इतना पारदर्शी तरीके से वोटों की गिनती कर पाएगा? क्या लोग जो वोट करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होगा? और क्या इसको लेकर गोपनीयता बरती जा सकेगी? क्योंकि वोटिंग एक ऐसा अधिकार है जिसमें गोपनीयता भी साथ में जुड़ी हुई है। आप और हम जब वोट करते हैं तब हम ये नहीं बताते हैं कि हमने किस दल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। और क्या आरवीएम मशीनों के जरिए होने वाली वोटिंग को इस तरह से गोपनीय रखा जा सकेगा? ये एक सवाल है और इसीलिए इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग अब राजनीतिक दलों की मंशा को भांपना चाहता है। और कल की ये बैठक इसी मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि बताया गया कि कांग्रेस इस पूरे मामले में विपक्ष की अगुवाई करना चाहता था और 2024 के चुनाव में एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या सभी विपक्षी दलों की अगुवाई कांग्रेस के नेतृत्व में हो पाएगा? क्या एक साझा रणनीति बन पाएगी ताकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई ताकत को चुनौती दी जा सके? और जहां तक रिमोट वोटिंग मशीन के सवाल पर विपक्षी एकता का सवाल है, वो फिलहाल विखंडित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन दलों को भी न्योता भेजा था उसमें से कई प्रमुख दलों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया और इसकी वजह से माना यह जा रहा है कि विपक्षी एकता 2024 के चुनाव के पहले काफ़ी टेढ़ी खीर रहेगी। हालांकि कांग्रेस भी अभी इस पूरे मामले में साफ नहीं है और कांग्रेस की बैठक जब फरवरी में होगी, राष्ट्रीय अधिवेशन जब होगा, तब कांग्रेस की पूरी नीति रीति सामने आएगी कि कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ किस तरह की साझेदारी करना चाहता है, किस तरह की उनके साथ गठजोड़ करना चाहता है। ये स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी। लेकिन इस बीच चर्चा ये चल रही है कि चुनाव आयोग में कल होने वाली बैठक में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, इसका हमें इंतजार रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं आज की एक और प्रमुख खबर की ओर, और वो प्रमुख खबर है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इस बैठक में होने वाले विचार विमर्श को लेकर।
2024 के चुनाव की तैयारियां सड़क पर दिखाई देने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद सड़क पर उतरकर उन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया है। कहने को 2023 में भी चुनाव हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया और जो बातें उन्होंने कही उसको रविशंकर प्रसाद ने आकर मीडिया के सामने बताया। रविशंकर प्रसाद ने जो बातें कही और जो बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संबोधन था और उस संबोधन में जो बातें उन्होंने कही उसको जानना ज़रूरी है। उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी के साथ 2024 के चुनाव में उतरना चाहती है और 2023 के लिए उसका लक्ष्य क्या है। तो 2023 में होने वाले चुनाव अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि इन सभी राज्यों में 9 राज्यों में जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए और इसके लिए जो लक्ष्य तय किया गया था कि सभी बूथों को मजबूत करना है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि 72,000 बूथों की पहचान की गई थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर रहा था पिछले चुनाव में। और उन 72,000 बूथों को टच करने के क्रम में, उन 72,000 बूथों को और पहले से मजबूत करने के क्रम में हमारे कार्यकर्ता 1,30,000 बूथों पर पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया है और उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य एकता एवं एकजुटता, नागरिक कर्तव्य भावना और इन सारी चीज़ों पर विशेष रूप से काम किया गया और इसके अलावा कई उपलब्धियां बताई गई। कहा गया ये कि हमारे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और ये भी दावा किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा था उस युद्ध को एक दिन के लिए रोककर भारतीय बच्चों की वापसी का रास्ता तैयार किया गया और इसी तरह के और भी कई दावे किए गए और कहा गया कि 9 महीने के भीतर में जो टीका विकसित किया गया है अपने आप में यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कई और उपलब्धियों का बखान किया गया है और कहा गया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोबाइल उत्पादन के मामले में हमने तरक्की की है और अब भारत दुनिया में दूसरे नंबर का मोबाइल निर्यातक है। कार उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत नई ट्रेन हमने लॉन्च किया है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत में तरक्की हुई है। रक्षा सौदों में अब दलाली का कोई सवाल नहीं उठता है और इसके अलावा जहां तक सामाजिक संदर्भों की बात है तो कहा यह गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से देश में राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला का आना एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़े गर्व की बात है और दावा किया गया कि भारी संख्या में ओबीसी और एससी समाज को शासन में, प्रशासन में, सरकार में उनको प्रतिनिधित्व मिला है, उनका वोट हमें मिलता है और इसीलिए उनको सरकार में प्रतिनिधित्व भी मिलने लगा है। और इस तरह का एक दावा किया गया कि गुजरात में हमारी जो जीत हुई है, जो ऐतिहासिक जीत हुई है इतने साल के शासन के बाद, 27 साल के शासन के बाद, जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ, भारी वोटों के साथ जीत हासिल की है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक ऐसा काम है जो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश में लोगों की आस्था अभी बनी हुई है। इसके अलावा ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी हार जरूर हुई है लेकिन ये हार का मार्जिन बहुत ही कम है। ये कहा गया कि केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोटों का अंतर केवल 37,000 है। वहाँ पर रिवाज को हम बदलना चाहते थे लेकिन उस रिवाज को हम बदल नहीं पाए और इसके अलावा भी कई तरह की बातें की गई हैं, कई तरह के सवाल सामने आए हैं। मैं उन सवालों को आपके सामने रखूंगा कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में क्या अंदर में कोई चर्चा हुई, कोई बात हुई, तो इस सवाल को टाल दिया गया। रविशंकर प्रसाद से जब ये पूछा गया कि हाल के कुछ सालों में आपसे आपके सहयोगी दल काफ़ी अलग हो गए, वो आपके साथ नहीं है, इसके बारे में क्या चर्चा हुई और क्या कुछ आगे होने वाला है, तो इस सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सब लोग अपनी मर्जी से बाहर गए हैं। उन्होंने अकाली दल का जिक्र किया, उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का जिक्र किया, उन्होंने जेडीयू का जिक्र किया। इस तरह से उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं छोड़ा है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ
नाता तोड़ कर गए हैं, क्योंकि लोग सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज भी किया है। तो इस तरह के सवाल हैं और मैं आपके सामने रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, मीडिया से किस तरह का सवाल किया गया और उन सवालों का जवाब उन्होंने कैसे दिया है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम अपने एलाइज को नहीं छोड़ते। लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अकाली दल ने खुद छोड़ा हमें। नीतीश बाबू हमें खुद छोड़कर चले गए। तो हम अपने एलाइज का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो सुनहरे ख्वाब की दुनिया में पारा बदलते हैं, उनको भविष्य जनता बताएगी। अध्यक्ष जी के संबोधन में जो अच्छी बातें थी वो तो आपने बताई, कुछ चैलेंजेस भी उन्होंने बताए होंगे नेचुरली कि ये चैलेंजेस हमारे लिए आगे है, वो क्या था? उन्होंने खुद बताया हमें सब सीट जीतनी है, मेहनत करनी। तेलंगाना में चैलेंज बताया, संघर्ष हो रहा है, तो बिल्कुल बताया उन्होंने हमें जीतना है। तो उपलब्धियों को भी बताया, चैलेंज को भी बताया। और चैलेंज है कि हमें 23 में 9 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव को जीतना है। तो सारे कार्यकारिणी के एक एक सदस्य कमर कसें, एक एक संगठन कमर कसे, प्रदेश कमर कसे। और हमारे प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं, देश भर में घूमते हैं, पूरा देश उनके नेतृत्व पर आस्था करता है। तो इतनी बड़ी हमारे पास पूंजी है, तो हम और मेहनत करें तो जीतें। Sir, when you talked about Gujarat, I did not talk. No, I mean, Adhyaksh ji talked. okay. Be very clear When you about it. refer to Adhyaksh ji's reference to Gujarat, you said that he had a special message. What you like special is something I said. Like you said that the all other state units will have to follow. What were those measures or the steps that Gujarat unit had taken that you wanted to? First of all, Liz, being a very experienced journalist, either you or Devendra Parashar, you must know it. It is not my press conference. I am just here to convey what Honorable the President has stated. But I presume that when he says that, the hard work, the booth level work has to be appreciated by all the other states of the country and the workers. And you do it. सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने हेरिटेज की बात की, भारतीय पर कभी भी एक सवाल पूछेंगे? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। तो ये जो बहुत सारे ऐसे प्रतीक अभी भी हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार है, ताजमहल है, उसके बारे में कुछ भारतीय संस्कृति को लेकर के। और दूसरा सवाल है, अध्यक्ष जी का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है, उसको लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं? अभी ये सब कोई चर्चा नहीं हुई। और जहां तक आपका पहला सवाल है, आप बड़े गुणी पत्रकार हैं, आपकी बहुत मजबूत कलम है, तो आप इसके बारे में देश को ज्ञान दीजिए जिसकी चर्चा आपने की है। हाँ, नीलू रंजन। सर, आपने कहा कि 1,30,000 बूथों तक पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि सभी जीतना है चुनाव, और ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों तक जो पहुंचा है। पिछली बार की कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिया था कि वो जो अल्पसंख्यक वर्ग तक भी हमें जाना चाहिए, और खासतौर पर समन्वय किया था। तो क्या अध्यक्ष जी ने आज अपने भाषण में कुछ दिशा में दिया संकेत की चर्चा होगी या कुछ होगा? सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होता है? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात हमें कहनी है कि आप देखिए बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत कितनी हुई है। हमारे अपने स्टेट बिहार में 2 बाई इलेक्शन हम जीते कि नहीं? गोपालगंज जीते, कुड़न्नी जीते, और नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने पर जीते। बाकी स्टेट्स में जो हम लोग जीते हैं बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, तो ये अपने सामने दिखाता है कि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और इसका बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की बात आपने की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार सबकी चिंता करती है। वोट किसी ने दिया या न दिया ये नहीं, क्योंकि हमारा संवैधानिक दायित्व है, वो हम करते हैं। ठाकुर रविंद्र सिंह जी ने रवि जी, आपने कहा कि जो अध्यक्ष जी ने कहा है, जेपी नड्डा जी ने, आप कि हिमाचल में रिवाज नहीं बदला, उसे बदलने की जरूरत है, आगे हम कोशिश करेंगे। 9 राज्यों में जीतना है, लोकसभा जीतना है, तो इस क्रम में विपक्ष भी आता है। आखिर जीत आपकी विपक्ष से होगी। राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं,
त्रिपुरा में जहां चुनाव होने वाले हैं, जिसका जिक्र आपने किया, वहां पर कांग्रेस सीपीएम एक हो गए हैं। तो विपक्ष पर नड्डा जी ने क्या कहा, अगर नहीं कहा तो आप बता दीजिए कि राहुल की यात्रा और विपक्ष की एकता पर। पहली बात है कि आप तो कानून बहुत समझते हैं रविंद्र बाबू। मेरा जुरिस्डिक्शन अध्यक्ष जी के भाषण के प्रमुख बिंदुओं पर रखना है, तो आज की प्रेस मेरी अपनी नहीं है, उस पर कभी आप चर्चा करिएगा तो मैं अपनी बात कहूंगा। पूनम पांडे लोहागढ़। सर, आपने बूथ मजबूत करने की बात की, जो अध्यक्ष जी ने ऑफ कोर्स अपने स्पीच में बोला कि पहले 72,000 बूथों की पहचान हुई थी और अब 1,30,000 बूथों तक पहुंच वहां गए तक हम हैं। पहुंचे, 72,000 में जाना था, पहुंचे 1,30,000। यानी वो 72,000 बूथ कवर होके और आगे चले गए। संजय शर्मा लोकमत। वो कौन है? देखो एक दो और। ये देखो ये संजय सर, हाँ। रवि सर, मेरा सवाल सर, अध्यक्ष जी ने जो अपने भाषण में जो उल्लेख किया है डिफेंस डील के बारे में, कि अब डिफेंस डील होती लेकिन कोई कमीशन खोरी नहीं होती, क्या यह सीधा सीधा अटैक हम माने इसको कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए सरकार पर? मेरा खाली कहना यह है कि ये बताने की जरूरत है क्या? राफेल में कोर्ट में भी चले गए ना, हैं? और राफेल डील में हम लोगों ने बहुत आपसे चर्चा की थी किस तरह से भारत की वायुसेना को ये प्लेन नहीं मिलने दिया गया, क्यों? कौन सी ताकतें थी जो रोक रही थी इस डील को? तो यूपीए मींस डिफेंस डील, डील विद इन डील्स।